नमस्कार, मैं राजन सिंह एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पर। आज ये सूचना तकनीकी कंप्यूटर पर मेरा दूसरा वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। एक नज़र देख लेते हैं कि पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने कंप्यूटर सूचना सामान्य परिचय देखा था, और उसके बाद हम लोगों ने कंप्यूटर का फुल फॉर्म देखा था। कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, तो कंप्यूटर के 4 भाग होते हैं। इसमें हम लोगों ने इनपुट डिवाइस सीपीयू पे चर्चा की थी। आज हम लोग मेमोरी और आउटपुट डिवाइस पे चर्चा करेंगे। इनपुट डिवाइस देखी थी। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड को पढ़ा था, कीबोर्ड से बनने वाले प्रश्नों को देखा था। माउस को देखा था। इनपुट डिवाइस में माउस से बनने वाले प्रश्नों को भी देख लिया था। स्कैनर को देखा था। BCR क्या होता है, MICR क्या होता है, OMR क्या होता है, QR क्या होता है, माइक्रोफोन माइक क्या होता है, जॉयस्टिक का यूज क्या होता है, लाइट पेन क्या होता है, ट्रैक बॉल क्या होता है। ट्रैक बॉल के अलावा हम लोगों ने थंब स्कैनर के बारे में पढ़ा था, टच स्क्रीन के बारे में देखा था। फिर हम लोगों ने CPU के बारे में जाना था। CPU के कितने भाग होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, इन सब के बारे में जाना था। तो आज हम लोग इसके आगे से डिस्कस करेंगे। मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें कोई भी डाटा और प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं, इसलिए मेमोरी को हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। डाटा और प्रोग्राम से क्या से हुआ, जैसे आपका कोई भी फाइल फोल्डर हो, सॉफ्टवेयर हो, ये सब आपका डाटा और प्रोग्राम में आ जाएगा। ये देखते हैं यूनिट ऑफ मेमोरी। शून्य एक को बिट बोलते हैं। बिट मतलब बाइनरी डिजिट, याद रखेंगे। बिट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट। अगर 8 बिट है तो ये मिलके 1 बाइट हो जाएगा। तो जैसे आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। जैसे आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, या 1024 बाइट में कितने किलो बाइट होते हैं। और एक चीज़ आप लोग ये याद रखिएगा, जैसे KB है तो KB को किलोबाइट बोलते हैं, MB है तो MB को मेगाबाइट बोलते हैं, GB है GB को गीगाबाइट बोलते हैं, TB है TB को टेराबाइट बोलते हैं, PB है PB को पेटाबाइट बोलते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। KB से बड़ा MB होता है, MB से बड़ा GB होता है, GB से बड़ा TB होता है, और TB से बड़ा PB होता है। एक निबल में 4 बिट होते हैं। तो ये आप तालिका जो है इसको आप याद रखेंगे। मेमोरी 2 प्रकार की होती हैं। एक मेन मेमोरी होती है, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ये जो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी को हम प्राथमिक मेमोरी या आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। और ये जो आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग द्वितीयक या बाह्य मेमोरी के नाम से जानते हैं। अब आइए देखते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी, अभी ये आपने दो देखा, 2 टाइप ना, मेन और सेकेंडरी। तो मेन को ही हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। प्राथमिक लिखा है ना, तो ये प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, प्राथमिक मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, एक तो रोम होता है, दूसरा रैम होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है, जैसे आपसे तो पहले ये पूछ लेगा कि प्राथमिक मेमोरी के कितने पार्ट होते हैं, तो रैम रोम याद रखना है। इसके बाद रैम और रोम का फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी यहाँ से देख लेंगे। रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, और रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ से एक और प्रश्न ये बन सकता है कि अस्थाई मेमोरी कौन सी होती है, रैम होती है या रोम होती है? तो रीड ओनली मेमोरी ही अस्थाई मेमोरी के नाम से जाना जाता है, और रैम जो होता है ये अस्थाई मेमोरी होती है, इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और ये जो आपका रोम होता है ये नॉन वोलेटाइल होता है। और बायोस क्या होता है? बायोस का भी फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस आपके रोम में स्थित होता है। कंप्यूटर से जुड़े विभिन्न उपकरणों की जांच हेतु बायोस का प्रयोग होता है। जैसे हम कंप्यूटर स्टार्ट होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं, तो बूटिंग के समय ये बायोस भी वर्क करता है। हम लोगों ने मेमोरी के बारे में पढ़ा। मेमोरी को स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। अब मेमोरी के 2 पार्ट हुए, एक प्राथमिक मेमोरी, दूसरा द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक में एक अस्थाई, दूसरा अस्थाई, तीसरा कैश। अस्थाई के अंतर्गत रोम, पी रोम, ईपी रोम, EEP रोम। रैम जो है आपका, ये अस्थाई के अंतर्गत आ गया। रैम के 2 पार्ट हो गए, एक स्टैटिक रोम, दूसरा डायनेमिक रोम। एक आपका स्टैटिक रोम हो गया, दूसरा डायनेमिक रोम हो गया। अब आपका ये जो द्वितीय मेमोरी है, द्वितीय मेमोरी में एक आपका हार्ड डिस्क हो गया, फिर आपका CD हो गया, CD को कम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, फिर आपका DVD हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया।
प्राथमिक मेमोरी, इस मेमोरी में डेटा का तेज गति व प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग होता है। इस मेमोरी के अन्य नाम हम आपको ऊपर बता ही चुके हैं। मुख्य मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के नाम से, आंतरिक या इंटरनल बोल सकते हैं, और सेमीकंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। रोम क्या है? रोम का पूरा नाम आपको पता ही होगा, रीड ओनली मेमोरी। इसमें उपस्थित डेटा केवल पढ़ा जा सकता है और इसे मिटाया या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। स्विच ऑफ होने के बाद भी इसका डेटा नष्ट नहीं होता है, इसलिए इसे अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। ठीक है। पी रोम देख लीजिए, ये इसका पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह खाली ही निर्मित की जाती है। इस रोम को प्रयोगकर्ता एक बार इरेज कर सकता है। ईपी रोम देख लीजिए, इसका पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इस रोम को परावैंगनिक किरणों के नीचे रखा जाता है। दूसरा आपका हो गया सेकेंडरी मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी। तो इसमें पहला हो गया आपका फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आमतौर पर 3 साइज़ों में उपलब्ध है इस समय। एक आपका 8 इंच का हो गया, दूसरा आपका 5.25 इंच का हो गया। ये जो 5.25 इंच का है, इसकी भंडारण क्षमता स्टोरेज होती है 1.2 MB, इसको याद रखेंगे। और ये जो तीसरा साइज़ आपका आता है 3.5 इंच का, 3.5 इंच का स्टोरेज क्षमता होती है 1.44 MB की। द्वितीयक मेमोरी में आपका दूसरा हो गया CD को हम कम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे। कम्पैक्ट डिस्क, इसका फुल फॉर्म कम्पैक्ट डिस्क होता है और इसकी क्षमता होती है 700 MB। CD की क्षमता होती है 700 MB। अगला आपका हो गया DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क। कहीं कहीं पे ये डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी लिखा होता है। ठीक है, ये आप दोनों याद रखेंगे यहाँ से। और इसकी क्षमता कितनी होती है? इसकी क्षमता होती है 4.7 GB। और सबसे अधिक क्षमता वाला होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क यह एक मुख्य डिवाइस होती है। यह डेटा भंडारण के लिए अधिकतम जगह उपलब्ध करवाती है। यह बॉक्स के अंदर होती है जिसमें रीड व राइट हैंड लगा होता है। अमूमन इसे सी ड्राइव, सी समझ रहे हैं ना, सी ड्राइव के नाम से जानते हैं। इसकी क्षमता 20 GB, 80 GB, आजकल 1 TB की क्षमता होती है। इससे ज़्यादा भी आता होगा। तो यहाँ से बस इतना याद रखें कि इसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक होती है। CD रोम भी आप लोगों ने पढ़ लिया। इसका पूरा नाम कम्पैक्ट डिस्क रोम होता है। इसे ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। इसे WORM भी कहते हैं। WORM का फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी, अर्थात इसमें डेटा सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है और इसे चाहे जितनी बार रीड करें। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका CD और DVD होता है, जैसे CD और DVD, तो CD की क्षमता होती है 700 MB और DVD की क्षमता होती है 4.7 GB। तो इसकी ये ब्लैंक CD आती है, मार्केट में ब्लैंक CD आती है और ब्लैंक DVD आती है। तो वो 700 MB की स्टोरेज, उसमें स्टोरेज क्षमता रहती है और इसमें 4.7 GB की स्टोरेज क्षमता रहती है। तो जैसे आप ये ले लीजिए, CD ले लीजिए, तो CD को जब आप ले आएंगे तो उसमें आप जैसे कोई फाइल सेव कर रहे हैं और आपकी फ़ाइल 40 MB की है, 40 MB की है ना, 40 MB की आपकी फ़ाइल है, मान लीजिए जैसे 40 MB की आपकी फ़ाइल है। तो अगर आप 40 MB की फ़ाइल CD में सेव करते हैं तो उसके बाद जो आपका बाकी का स्पेस बचेगा उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, बस एक बार आप राइट कर सकते हैं। तो इसीलिए उसको हम WORM कहते हैं, राइट वंस रीड मैनी, क्योंकि एक बार उसमें जो डाटा सेव हो जाता है उसके बाद जो स्पेस बचता है उसमें हम कुछ पेस्ट या सेव नहीं कर सकते हैं, बस उसको केवल रीड कर सकते हैं। सेम यही प्रक्रिया आपके DVD में भी होती है। और आप लोगों ने पेन ड्राइव देखा होगा, पेन ड्राइव भी आपका द्वितीयक मेमोरी का एग्जांपल है। लेकिन पेन ड्राइव ऐसा नहीं होता है। पेन ड्राइव में आप डाटा को डिलीट करके फिर से वापस उसमें अलग डाटा सेव कर सकते हैं। ठीक है। कंप्यूटर के 4 भागों में से 3 भाग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आइए देखते हैं चौथा कौन सा है। चौथा आपका आउटपुट है। आउटपुट क्या है? कंप्यूटर द्वारा मानव को दिया गया परिणाम ही आउटपुट है। आउटपुट डिवाइस आउटपुट को हार्ड कॉपी अथवा सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आउटपुट 2 तरह का होता है, एक हार्ड कॉपी, दूसरा सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के बारे में हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ फिर से देख लेते हैं हार्ड कॉपी क्या है। हार्ड कॉपी का मतलब यही हुआ कि प्रिंटर द्वारा जब हम कोई चीज़ कागज़ पे प्रिंट करते हैं तो जो कागज़ बाहर निकलता है वो हार्ड कॉपी होता है। प्रिंटर द्वारा जो कागज़ पर प्रिंट आउट निकाला जाता है वो हार्ड कॉपी होता है। इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। जो हार्ड कॉपी होती है वो अस्थायी होती है।
सॉफ्ट कॉपी देखते हैं। सॉफ्ट कॉपी वे आउटपुट जो मॉनिटर द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखते हैं और अस्थायी प्रकृति के होते हैं। अस्थायी और अस्थायी में यही अंतर है कि जैसे जो अस्थायी है वो बाद में डिलीट किया जा सकता है या मिटाया जा सकता है, और जो अस्थायी है, जो हार्ड कॉपी हो गया, जो पेपर पे निकल गया, वो अस्थायी हो गया। अब आप हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी समझ चुके हैं। हार्ड कॉपी मतलब जो कागज़ होता है वही हार्ड कॉपी होता है। A4 साइज़ का कागज़ जो होता है वो हार्ड कॉपी है। पेन ड्राइव में संग्रहित फाइल किस श्रेणी में आएगा? जैसे आपका एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि पेन ड्राइव में संग्रहित फाइल किस श्रेणी में आएगा, तो ये सॉफ्ट कॉपी हुआ, क्योंकि वो फाइल के रूप में सेव रहेगा। हार्ड कॉपी बस वही कागज़ जो होता है वही हार्ड कॉपी होता है, बाकी सब सॉफ्ट कॉपी ही होता है। सॉफ्ट कॉपी मतलब कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ होती है वो सॉफ्ट कॉपी में होती है। आउटपुट डिवाइस के उदाहरण। आउटपुट डिवाइस के उदाहरण में पहला हो गया मॉनिटर। मॉनिटर को वीडियो भी बोलते हैं। वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आपका दूसरा आउटपुट डिवाइस हो गया है प्रिंटर, फिर स्पीकर, प्लॉटर भी आपका आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। हेडफोन भी आपका आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। प्रोजेक्टर हुआ, प्रोजेक्टर भी आपका आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ से ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। कोई एक इनपुट का डाल देगा और आपको बताना रहेगा कि कौन सा आउटपुट का उदाहरण नहीं है। यहाँ आप वीडियो का जो फुल फॉर्म है इसको याद रखेंगे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जैसे CPU का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आपसे पूछ लिया कि CPU कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, इनमें से कोई नहीं, तो CPU जो होता है, CPU का फुल फॉर्म ही होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो CPU प्रोसेस डिवाइस में आएगा। इसी तरह वीडियो जो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है। तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, ये सब आउटपुट के एग्जांपल है। आइए एक एक करके देखते हैं मॉनिटर क्या है, प्रिंटर क्या है, इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं उसको डिस्कस करते हैं। मॉनिटर के प्रकार। पहला आपका दिया है CRT, कैथोड रे ट्यूब। दूसरा आपका हो गया LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तीसरा आपका हो गया LED, लाइट इमिटिंग डायोड। यहाँ पे जो फुल फॉर्म दिया है ये सब आप याद रखेंगे। जैसे CRT का हो गया कैथोड रे ट्यूब, LCD का हो गया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED का हो गया लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये जो LED होता है इसकी गुणवत्ता सबसे श्रेष्ठ होती है। LCD और LED में क्या अंतर है? LCD मतलब LCD स्क्रीन ऐसी होती है कि जब हम सामने बैठ के देखते हैं तो उसमें हमको दिखाई देता है, लेकिन वही साइड से अगर हम देखेंगे तो हमको स्पष्ट फिगर नहीं दिखाई देगा। और LED में ऐसी समस्या नहीं होती है। तो वर्तमान में LED ही प्रचलित है और इसकी गुणवत्ता सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। मॉनिटर को कैसे मेजर करते हैं? मेजर का मतलब हुआ कैसे मापते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारा 29 इंच का डिस्प्ले है, तो इसका डिस्प्ले का मेज़रमेंट कैसे करते हैं? तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका मॉनिटर का स्क्रीन है, ये आपका मॉनिटर का स्क्रीन है। तो इसमें डायगोनल विकर्ण के द्वारा इसका मापन करते हैं, ठीक है। मॉनिटर की स्क्रीन पर अति सूक्ष्म बिंदु होते हैं जिससे पिक्चर का निर्माण होता है। इन बिंदुओं को कहते हैं, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इन बिंदुओं को हम पिक्सल कहते हैं। आपका अगला आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? कंप्यूटर में उपस्थित किसी भी डेटा को किसी कागज़ पर मुद्रित करने का कार्य प्रिंटर करता है। प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो गया इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा आपका हो गया नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? कागज़ को छूकर प्रिंट करता है, जैसे आपका टाइपराइटर हो गया। टाइपराइटर आपके कागज़ को छू के प्रिंट करता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होगा वो कागज़ को बिना छुए प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में देखिए, यह एक बार में केवल एक अक्षर या एक लाइन प्रिंट कर सकता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो पूरा कागज़ एक साथ प्रिंट कर सकता है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका एक कैरेक्टर प्रिंटर हो गया, दूसरा लाइन प्रिंटर हो गया। और ये जो आपका कैरेक्टर प्रिंटर हो गया इसके अंतर्गत DMP हो गया। DMP मीन्स डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो ये कैरेक्टर प्रिंटर का एक एग्जांपल इसको मान सकते हैं। और ये लाइन प्रिंटर जो है ये इस समय चलन में नहीं है, इसका यूज नहीं किया जा रहा है। और ये जो कैरेक्टर प्रिंटर होती है इसकी स्पीड होती है 240 से 440 CPS, कैरेक्टर पर सेकेंड। अब इधर देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आपका जो पेज प्रिंटर है, पेज प्रिंटर का एग्जांपल है इंकजेट प्रिंटर। और
लेज़र प्रिंटर। तो जो इंकजेट प्रिंटर है इसमें लिक्विड इंक का प्रयोग होता है और जो लेज़र प्रिंटर है इसमें ड्राई इंक का प्रयोग होता है। तो ये पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। लेज़र प्रिंटर की गुणवत्ता सबसे उत्तम क्वालिटी की होती है और भारत में सबसे ज़्यादा लेज़र प्रिंटर का ही प्रयोग किया जाता है। लेज़र प्रिंटर की शुरुआत ज़ेरॉक्स कंपनी द्वारा किया गया। अगला आपका आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। प्लॉटर एक तरह का प्रिंटर है जो कि वेक्टर ग्राफिक को छापने में काम आता है। जैसे प्लॉटर के द्वारा इंजीनियरिंग में जो मैप है, बड़े बड़े मैप होते हैं, उसको प्रिंट किया जाता है। तो आपका आउटपुट डिवाइस भी समाप्त हुआ। अब आगे देखते हैं कंप्यूटर के प्रकार आकार के आधार पर। पहले आकार के आधार पर देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। पहला आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है। इसकी कार्य क्षमता अत्यधिक तेज होती है व आकार में ये अधिक बड़े होते हैं। इसका प्रयोग सर्वर के रूप में किया जा सकता है। जैसे इसका प्रयोग बैंकों में किया जाता है या अन्य बड़ी कंपनियों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस कंप्यूटर का एग्जाम्पल है UNIVAC यूनिवैक 1210 और IBM 39। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका दिख रहा है। अगला आपका मिनी कंप्यूटर है। यह मेन फ्रेम से आकार में छोटा होता है व इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। छोटी कंपनियां संस्थाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है HP 9000 और ISE 6000। ये इसका फिगर आपको दिख रहा है। अगला है आपका माइक्रो कंप्यूटर। ये कंप्यूटर काफ़ी छोटे व पोर्टेबल होते हैं। 1970 में माइक्रो प्रोसेसर का विकास होने के कारण ये कंप्यूटर बनना शुरू हुआ। इसका एग्जाम्पल है लैपटॉप, पाम टॉप, टैबलेट आदि। अगला आपका है सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर सर्वाधिक तेज गति के होते हैं। इसका प्रयोग मौसम भविष्यवाणी, अंतरिक्ष यात्रा आदि के लिए किया जाता है। शोध एवं खेल भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है T3A समिट। एक चीज़ यहाँ से याद रखेंगे, जैसे आपसे पूछ सकता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग बड़े संस्थाओं या बैंकों में किया जाता है। आपसे इसमें ये पूछ सकता है कि मिनी कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग छोटी कंपनियों में किया जाता है। इसका एग्जाम्पल भी याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि मौसम संबंधी भविष्यवाणी या अंतरिक्ष यात्रा आदि के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो सुपर कंप्यूटर का। अब देखते हैं प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर। पहला है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? भौतिक मात्राओं के मापन के लिए तथा परिणामों को जानने के लिए मशीनी उपकरण व उसका भौतिक भाग प्रयोग में लाया जाता है। जैसे गाड़ी के स्पीडोमीटर की सुई स्पीड बताती है। तो ये रहा आपका एनालॉग कंप्यूटर प्रयोग के आधार पर। अगला आपका है डिजिटल कंप्यूटर। परिणामों को जानने के लिए जो डिजिटल भाग प्रयोग में लाया जाए वो डिजिटल कंप्यूटर है। जैसे डिजिटल स्पीडोमीटर में स्क्रीन स्पीड का प्रदर्शन करती है। कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो पहला है उपयोग पर आधारित। तो यहाँ से आपका प्रश्न बनता है उपयोग पर आधारित। जैसे पूछ लेगा कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है, तो हम याद रखेंगे कि कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। दूसरा है आपका आकार व कार्य आधारित। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ऊपर हम लोगों ने देख लिया है। उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। कार्य पद्धति के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर व डिजिटल कंप्यूटर के बारे में हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया। अब आइए ये देख लेते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। हाइब्रिड कंप्यूटर, ये कंप्यूटर डिजिटल व एनालॉग कंप्यूटर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि कंप्यूटर को कितने पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियों का जो टाइम पीरियड है उसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति अभी भी बनी हुई है, क्योंकि बहुत सारी किताबों में उसका टाइम पीरियड जो है वो अलग अलग दिया रहता है। आइए देखते हैं पहली पीढ़ी। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहली पीढ़ी 1946 से 1956 दिया है बुक 1 में, और यहाँ बुक 2 में आप देखिए पहली पीढ़ी 1942 से 1955 दिया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आप देखिए बुक 1 में दूसरी पीढ़ी 1956 से 1964 दिया है, और यहाँ बुक 2 में 1955 से 1964 दिया है। वैसे ही यहाँ पे तीसरी पीढ़ी आप देख सकते हैं बुक 1 में 1964 से 1971 दिया है, और यहाँ पे तीसरी पीढ़ी दिया है 1965 से 1975। चौथी पीढ़ी की बात की जाए तो 1971 से आज तक, और यहाँ पे चौथी पीढ़ी की बात की जाए तो 1975 से 1989 तक।
पाँचवीं पीढ़ी की बात की जाए तो कुछ साल पहले से आगे तक, और यहाँ पाँचवीं पीढ़ी की बात की जाए तो 1989 से अब तक। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे रहता है। परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि किस पीढ़ी में क्या उपयोग किया जाता था। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया। आपसे ये पूछ सकता है कि पंच कार्ड का प्रयोग किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब, आइए थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में सर्वप्रथम वैक्यूम ट्यूब मतलब निर्वात ट्यूब नामक तकनीकी का प्रयोग किया गया था। इन वैक्यूम ट्यूब की वजह से इन कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा हो गया था। इनका आकार एक कमरे के जितना बड़ा था। कंप्यूटर का आकार बड़ा होने के कारण इन कंप्यूटर को चलने में बिजली की बहुत अधिक खपत होती थी। ये वैक्यूम ट्यूब बहुत जल्दी गर्मी पैदा करते थे, जिसकी वजह से वैक्यूम ट्यूब टूट फूट की संभावना बहुत अधिक बनी रहती थी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। इन कंप्यूटर के प्रोग्राम को पंच कार्ड नामक डिवाइस में स्टोर किया जाता था। इन कंप्यूटर में गणना करने की क्षमता बहुत कम होती थी। इन कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की क्षमता बहुत सीमित हुआ करती थी। इन कंप्यूटर्स में मशीन भाषा का प्रयोग किया जाता था। यूनिवेक तथा ENIAC कंप्यूटर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर मशीन उदाहरण हैं। तो प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत इतना याद रखेंगे कि प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब मीन्स वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था, मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर ENIAC और यूनिवैक और मार्क 1 है। दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब मतलब निर्वात ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में मशीनी असेंबली भाषा का प्रयोग काफ़ी अधिक हुआ। कोबोल और फोर्ट्रैन जैसी उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग हुआ। तो यहाँ से ये याद रखेंगे कि दूसरी पीढ़ी में ही ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, साथ साथ कोबोल और फोर्ट्रैन जैसी उच्च स्तरीय भाषा का भी प्रयोग हुआ। ये 2 पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। अब देखते हैं तीसरी पीढ़ी में IC इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ। तो यहाँ से ये याद रखेंगे कि तीसरी पीढ़ी में IC का प्रयोग हुआ, साथ साथ IC का आविष्कार जैक कैल्वी ने किया है, ये भी याद रखेंगे। पास्कल तथा बेसिक जैसी भाषाओं का भी प्रयोग किया गया इस पीढ़ी के अंतर्गत, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। अब चौथी पीढ़ी देखते हैं। चौथी पीढ़ी, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में LSI और VLSI, LSI का फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। माइक्रो प्रोसेसर का विकास EHAF ने किया, जिससे PC का विकास हुआ और C भाषा का विकास हुआ। तो यहाँ से ये पॉइंट याद रखेंगे कि C भाषा का विकास चौथी पीढ़ी के अंतर्गत हुआ, साथ साथ VLSI और LSI का भी प्रयोग किया गया इस पीढ़ी के अंतर्गत। माइक्रो प्रोसेसर का भी विकास चौथी पीढ़ी में हुआ। तो ये सब पॉइंट याद रखेंगे। अब देखते हैं पाँचवीं पीढ़ी। इस पीढ़ी में ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग हुआ। कृत्रिम ज्ञान क्षमता AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी के बचे हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो मीन्स पार्ट 3 में कवर करेंगे। वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।